महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय और भाषा विभाग के अध्यक्ष तथा हिंदी विभाग के डॉक्टर सुप्रिया मैम, और साथ में हैं डॉक्टर अतुल कुमार जी, फिर आशीष जी को मैं जानता हूँ, हम साथ में पीएचडी कर रहे हैं तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय से, तो हम परिचित ही हैं। इसके अलावा हम अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे अपने विषय की ओर चलते हैं। जो अपना आज का जो एक व्याख्यान है, वो विषय जो है उस विषय पर मैं शोध अध्ययन कर रहा हूँ, यानी कि पीएचडी का जो कार्य है मेरा उसी विषय को लेकर है, जो तुलनात्मक अध्ययन है, कंपैरेटिव स्टडीज। हिंदी और मराठी साहित्य में ट्रांसजेंडर्स को लेकर किस प्रकार का साहित्य लिखा गया है, उसको लेकर मेरा जो है शोध अध्ययन जारी है। इसके अलावा अगर हम सामान्य जानकारी के तौर पर हम अगर बात करते हैं, तो आजकल हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसजेंडर्स कौन हैं, या अपने अपने भाषा के या उस प्रांत के अनुसार हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, या आप लोग भली भांति उनको उनसे परिचित होंगे। हम सब लोग अभी कर्नाटक में हैं, या हम सब लोग कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, तो उनको कन्नड़ भाषा में अगर मैं सही हूँ तो उनको द्विलिंगी गणु कहते हैं। इस बात से, इस शब्द के माध्यम से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि द्विलिंगु गणु जो है वो ट्रांसजेंडर को कहा जाता है। और आज के व्याख्यान का जो एक टॉपिक हमारे सामने दिया गया है वो द्विलिंगी गणु के संदर्भ में है, जिसको हम ट्रांसजेंडर अंग्रेजी शब्द का हम अधिक उपयोग कर रहे हैं। और यह हर प्रांत में, हर उस क्षेत्र के अनुसार, हर भाषा के अनुसार उनके जो नाम हैं अलग अलग वहाँ दिए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में उनको कोती कहा जाता है, छक्का कहा जाता है, वैसे ही हम अगर तेलुगु भाषी व्यक्ति के साथ किसी से पूछेंगे तो उनको कोज्जा कहते हैं या नपुंसकड़ू कहते हैं। तमिल भाषी के किसी व्यक्ति को हम पूछेंगे, या वहाँ उनके जो उन लोगों को जो उस नाम से जाते हैं उनका नाम है तिरुनंगई है, या अरावन के सेवक कहा जाता है, या नंबर 9 ऐसा कहा जाता है। ये हर प्रांत में अलग अलग उनके नाम जो है हर भाषा के अनुसार उनको दिए गए हैं। तो ट्रांसजेंडर एक शब्द जो है सबके लिए कॉमन आता है, जो अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए अधिकतर जो लोग हैं इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको भी शायद विषय का स्पष्ट हो चुका होगा कि हम किस विषय के संदर्भ में आज चर्चा करने वाले हैं। स्क्रीन शेयर मैं करूंगा और उसके माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं और किन बातों पर हम अधिक जोर देने वाले हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ हो रहा। ओके। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो ट्रांसजेंडर हैं, जिनको समाज में हिजड़ा कहते हैं, कुछ लोग उनको किन्नर नाम से भी जानते हैं। ये हालांकि एक भ्रमित शब्द है, लेकिन हिजड़ा नाम आप अगर जानते होंगे, आपने ये सुना होगा कि हिजड़ा किसी व्यक्ति को क्यों कहा जाता है, या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आपने ये बार बार ये शब्द को आपने सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति जो है कुछ गलत काम करता है, गलत व्यवहार करता है, तो अपने ही घर के किसी सदस्य को या अपने मित्र को आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को वो हिजड़ा कहता है कि क्यों हिजड़े की भांति आप व्यवहार कर रहे हो, हिजड़ा हो क्या, मतलब उसके व्यवहार को लेकर वो उसको टोकने का काम करते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति को हम हिजड़ा कहते हैं जो समाज में उनकी कोई कीमत नहीं है, या समाज ने उनको इस तरह के मतलब उनको स्वीकार किया नहीं है, या उनकी जो एक वैल्यू होती है, उनकी जो कीमत है, एक मनुष्य को जिस प्रकार से सारे अधिकार होने चाहिए वो अधिकार उन लोगों को नहीं दिए गए हैं, इसलिए उनकी समाज में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। इस प्रकार से हैं जो लोग उनको जानते हैं या समझते हैं कि वो एक समाज से अलग रहते हैं। अब ये लोग कौन हैं, कैसे रहते हैं, उनका जन्म कैसा होता है, या आप लोगों के सामने ये बड़ा प्रश्न होगा कि आप लोग देखते होंगे कि कहीं आप शहर में रहते हैं या किसी पार्कों में, सड़क पर, सिग्नल पर वो पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं, या कभी आप कबर यात्रा पर निकले हो, ट्रेन में आप लोगों ने देखा होगा कि वो पैसे के लिए किस प्रकार से वहाँ पर व्यवहार करते हैं। तो आपने कभी ये नहीं सोचा होगा या ये समझने की आप लोगों ने कोशिश नहीं की होगी कि ये लोग कहाँ रहते होंगे, कैसा जीवन जीते होंगे, क्या खाते पीते होंगे,
किन के साथ रहते होंगे, या इन लोगों की उत्पत्ति कैसी हुई है, या इन लोगों का जन्म कैसे हुआ होगा। तो जन्म को लेकर अगर हम बात करते हैं तो वास्तव में ट्रांसजेंडर का जो जन्म है वो गर्भधारण के समय पर निर्धारण किया जाता है, या आप अगर और सरल शब्दों में अगर हम कहें तो जब महिला कोई या महिला पुरुष का जब कभी शारीरिक संबंध होते हैं या कभी गर्भधारण कर लेती हैं, तो हम आजकल की जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि उसके गर्भ में लड़की है कि लड़का है ये हमें पता चल जाता है, और वो लड़की कैसे बनी है या लड़का कैसे बना है ये उनके शारीरिक संबंध पर वो डिपेंड करता है। अगर कोई वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, या जो शुक्राणु वगैरह जिसको बोलते हैं, शुक्राणुओं को लेकर अगर कोई वहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर जो है ट्रांसजेंडर के उत्पत्ति की या ट्रांसजेंडर के बालकों के जन्म की समस्या जो है वहाँ पर आ सकती है। या आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रांसजेंडर जो है या हमने ये आप लोगों ने अपने देखा होगा कि जब कभी कोई महिला गर्भधारण करती है तो उस पर अलग अलग संस्कार किए जाते हैं, हर महीने में या हर 5 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद जो है उसको उसके संस्कार होते हैं गर्भधारण के, या फिर उसको अलग अलग जो है एक तरह से उसको कहा जाता है कि आप ऐसे मत करो, ऐसे कुछ कार्य मत करो जो उसको बालक को हानि पहुंचे। मान लीजिए वो अच्छे से वहाँ पर अपने आप को मेंटेन करती हैं, गर्भधारण अवस्था में वो अगर अच्छे से रहती हैं, खान पान का ध्यान रखती हैं, एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से करती हैं, तो जो बालक की उत्पत्ति होती है वो स्वस्थ बालक की उत्पत्ति होने की या होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। इसलिए उस पर जो है उस प्रकार के धर्म, या अगर हम शास्त्रों की बात करें या हमें ज्योतिषी की बात करें, तो वहाँ पर अलग अलग उनके नियम भी वहाँ पर बने हुए हैं। 5 महीने बाद उसके साथ किस तरह से संस्कार करना है गर्भ को लेकर, या जब बालक का जन्म होता है तो उसके बाद के जो संस्कार हैं वो फिर अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब कभी ट्रांसजेंडर का जन्म होता है, ट्रांसजेंडर का ही छोड़िए, किसी लड़की का जन्म होता है, तो वहाँ पर जो परिवार में है एक तरह से जो खामोशी छाई हुई होती है कि हमें तो लड़का चाहिए था लेकिन लड़की का जन्म हो गया है। लड़की को अधिकतर जो है कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन अब शिक्षा अधिक मात्रा में बढ़ रही है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, समाज में सब लोग अब जानने लगे हैं कि महिलाओं की अहमियत क्या है, या लड़की भी क्या कर सकती हैं, वो भी किसी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। तो इन बातों को सब ध्यान में रखते हुए जो शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, वो लोग इन बात को स्वीकार करने की जरूरत कर रहे हैं कि जो लड़की हुई है तो भी उसमें अब वो खुशी भी मनाते हैं। लेकिन अधिकतर जो है जैसे ग्रामीण परिवेशों में आप देखते होंगे कि महिला की अगर कहीं या लड़की का जन्म होता है तो वहाँ पर वो नाखुश होते हैं, खुशियाँ नहीं मनाते हैं, जैसे कि उस घर में किसी बालक का जन्म होता है, यानी कि लड़के का जन्म होता है, तो उसके लिए कितनी सारी मिठाइयाँ बांटते हैं, दावत देते हैं। तो अपने जो परिस्थितियाँ जिस प्रकार से उस प्रकार से जितनी हैसियत है उस प्रकार से जो वहाँ पर खुशियाँ भी वो मनाते हैं। ये तो रही सामान्य लोगों की बातें। लेकिन जब किसी घर परिवार में अगर किसी ट्रांसजेंडर का जन्म होता है तो वो उसको एक तरह से दबा कर रखते हैं, यानी कि उस बात को गुप्त रखते हैं कि उनके घर में किसी ट्रांसजेंडर का जन्म हुआ है। यानी कि लड़का या लड़की को छोड़िए, ट्रांसजेंडर का अगर जन्म होता है तो वो किसी को बताते नहीं है कि ये ट्रांसजेंडर है, क्योंकि समाज में उस प्रकार की परिस्थितियां, ये जो समाज व्यवस्था जो है उस प्रकार से हमने बना कर रखी है। क्योंकि अगर किसी के घर में ट्रांसजेंडर का जन्म होता है तो हम क्या कहते हैं कि देखो एक हिजड़े का बाप है, एक ट्रांसजेंडर एक किन्नर का बाप है, या ये इसकी जो माँ है इसका भाई जो है ट्रांसजेंडर का है, ये हिजड़े का बाप है, ये हिजड़े का परिवार है, ये हिजड़े की बहन है। ये तरह तरह की बात करते वे हम लोग उन पर व्यंग्य करते हैं। इसलिए जो है उनके घर वाले जो है इस राज को छुपा कर रखने की कोशिश करते हैं। और इनके जो जन्म होते हैं एक तरह से अब ये लिंग के आधार पर डिपेंड करता है कि अगर किसी व्यक्ति का या किसी बालक का जन्म होता है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि ये लड़का है कि ये लड़की है या फिर कोई और है। उसके लिंग के आधार पर जाहिर सी बात है कि उसका हम लिंग देखते हैं, तभी हम ये डिसाइड करते हैं, हम ये निर्णय कर पाते हैं, हम ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि ये लड़की है ये लड़का है। ठीक वैसे ही ट्रांसजेंडरों की जो पहचान है वो उनकी लिंग के आधार पर होती है और उसके व्यवहार के आधार पर होती है, वो दूसरी बात है। उसके में अलग अलग बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा।
जैसे कि अगर किसी लड़के का जन्म हो रहा है तो उसके लिए पुरुष का लिंग होगा, अगर स्त्री का है तो स्त्री का लिंग वहां पर होता है। लेकिन ट्रांसजेंडर का होता है तो होता यह है कि उनको ना ही पुरुष का लिंग वहां पर होता है, ना ही वहां स्त्री का लिंग होता है। अगर वहां पर पुरुष का लिंग भी हो तो वहां पूरी तरह से वो विकसित नहीं होता है। वो जो लिंग है वो पूरी तरह से विकसित न होने के कारण वो फिर ट्रांसजेंडर कहलाता है। कुछ जो ऐसी बातें होती हैं जो शारीरिक कमतरता हम जिसको एक तरह से बोल सकते हैं, या हम ये कहें कि कोई अंधा व्यक्ति है, उसके आँख ठीक से नहीं दिखाई देता हो, अंधा है तो उसको अंधा कह देते हैं। अगर उसका हाथ टूटा हुआ है, अक्सर होता है, अगर कोई बालक जन्म लेता है उसको चलने नहीं आता है तो उसको हम लूला कहते हैं। वैसे ही उसका अगर लिंग वहां पर पहचानने में अगर वहां समस्या उत्पन्न होती है, वो उस व्यक्ति को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ये एक जन्मतः ट्रांसजेंडर होते हैं। और दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि उनके जो फीलिंग्स होते हैं, उनके जो भावनाएं होती हैं, वो अपने से विरुद्ध व्यक्ति के प्रति होते हैं। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि एक लड़का है तो उसको लड़की पसंद आती है, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो लड़की के प्रति होती है। अगर कोई लड़की है तो उसको लड़के के प्रति जो है एक तरह से फीलिंग्स होती है। उनकी भावनाएं जो होती है एक तरह से प्यार मोहब्बत की हम बात करते हैं, उनकी पसंद नापसंद की हम बात करते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर के साथ ऐसा नहीं होता है। ट्रांसजेंडर मान लीजिए उसका जन्म जो है ट्रांसजेंडर में हुआ है, लेकिन उसका शरीर के माध्यम से उसके घर वाले जो हैं उसके ऊपर एक तरह से दबाव डालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए उसके माँ बाप जो है उसको लड़के के रूप में देखते हैं, और बचपन से जब वो 10-12 साल का हो जाता है तो वो क्या होता है कि मान लीजिए कि वो लड़के के रूप में जी तो रहा है, अपने आप को उस व्यवहार में ढालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर से जो उसकी जो आत्मा है, उसका जो मन है वो लड़की का होता है। अधिकतर व्यक्ति जो हैं ऐसे ही होते हैं, यानी कि अधिकतर व्यक्तियों की जो फीलिंग्स है, उनकी जो आत्मा होती है, उनका जो मन है वो लड़कियों का होता है। यानी कि अगर वो वहाँ से लड़कों की तरह कपड़े भी पहनता हो, लेकिन वो अपने आप को जब वो बात करेगा तो बोले कि मैं खाना खाऊंगी, मैं तेरे साथ आऊंगी, मैं वहाँ गई थी, लड़का है लेकिन फिर भी अपने आप को लड़की कहना पसंद करता है। ये जो है फीलिंग्स जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ते जाती हैं, खासकर 10-12 साल जो टीनेज हम जिसको बोलते हैं, जब टीनेज में हम पहुंच जाते हैं तब उन्हें लगता है प्राणियों के माध्यम से जो फीलिंग्स होती हैं उसके माध्यम से वो पहचानता है, अपनी पहचान जो है वहाँ पर करना सीखता है कि नहीं मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की। ये जो प्रॉब्लम है ट्रांसजेंडर के साथ अक्सर वहाँ पर होता है। अब इनके जन्म को लेकर बहुत सारे ग्रंथों में, शास्त्रों में अलग अलग उनको लेकर पौराणिक कथाएं हैं। उन कथाओं को हम बाहर ही रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि हम ट्रांसजेंडर को लेकर जन्म की बातें वगैरह कर रहे हैं। या साहित्य की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो उपन्यास कहानियाँ जो हैं इनको लेकर इन्होंने लिखे गए हैं। उनमें से महेंद्र भीष्म है, उन्होंने किन्नर कथा मैं पायल उन्होंने लिखा है। नीरजा माधव जी ने बहुत अच्छा काम किया है ट्रांसजेंडर पर। पहला उपन्यास उन्होंने लिखने का साहस किया है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लिखने जा रहे हैं या कहने जा रहे हैं, उनको ये भली बात ही पता था कि इसको समाज जो है स्वीकार नहीं कर पाएगा। एक तरह से ऐसे व्यक्ति के बारे में आपने सुना होगा, स्त्री विमर्श, पुरुष विमर्श या दलित आदिवासी विमर्श आप लोगों ने सुना होगा, कि जिनको एक तरह से अधिकार उनको नहीं मिलते हैं, जिनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके लिए लोगों को उन्होंने दलित लिटरेचर वहाँ पर लिखा गया है। क्योंकि बाद में वो फिर अलग मामला है कि उसको किस तरह से लोगों ने समझा है या पढ़ने की कोशिश की है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग वहाँ पर मत हैं, पाठक भी उनको अलग तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर के बारे में अगर हम बात करें तो पहले से ही लोगों के दिलो दिमाग में निगेटिविटी पहले ही थी कि उन लोगों को हम कैसे पढ़े या कैसे जाने। और ऐसे व्यक्ति को लेकर हम जब कभी साहित्य लिखते हैं या कुछ लिखने जा रहे हैं तो लोग या पाठक जो है उनको कितना पसंद करेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन फिर भी नीरजा माधव जी ने प्रथम प्रयास उन्होंने किया कि ट्रांसजेंडर पर पहला नोवेल, पहला उपन्यास उन्होंने लिखा है यमदीप उपन्यास, यमदीप नाम से उन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद जो है अब 2020 के आसपास 2002 में वो लिखा गया है। फिर इस 18-20 वर्ष में बहुत सारे जो है उपन्यास लिखे गए हैं, कहानियाँ जो हैं उनको लेकर लिखे गए हैं। अब साहित्य के केंद्र में जो है एक तरह से ट्रांसजेंडर जो है एक विमर्श के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। बहुत सारे पाठक जो उनको पढ़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं,
लेकिन इसके पहले अगर हम 5 या 10 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसजेंडर कौन है, कैसे रहते हैं, उनका जो जीवन है एक रहस्य की भांति था। कोई उनको पूरी तरह से नहीं जानते थे। हाँ, बस हमारे सामने कभी किसी सड़क पर दिख जाते थे तो हम बस उनकी टिंगलबाजी करते थे, उनको एक तरह से हम हंसी मजाक उनके साथ ठिठोली करते रहते थे। लेकिन हमने कभी ये जरूरत नहीं की या कभी हमने ये कहने की कोशिश नहीं की या समझने की कोशिश नहीं की कि वो कैसे रहते होंगे, कहाँ जीते होंगे, वो कहाँ क्या खाते पीते रहते होंगे। लेकिन जब साहित्य में उनको स्थान दिया गया, विमर्श के रूप में जब वो उभर कर सामने आ रहा है, तो उन लोगों को लेकर जो भ्रांतियां थी, जो लोग उनको लेकर निगेटिविटी थी, उनको समझ रहे हैं। और जो एक तरह से है उनका एक उदाहरण मैं भी हूँ कि मुझे भी पता नहीं था, मैं भी बहुत डरता था उन लोगों को लेकर। लेकिन जब उनकी वास्तविकता जब मुझे पता चली तो मुझे लगा कि हाँ, इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक ये हम संदेश ले जा सकते हैं। लोगों के भीतर का जो भय है, जो डर है, या उन लोगों के प्रति जो उनकी भ्रांतियां हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। और ये कार्य जो है आज पूरे भारत भर में हो रहा है। अलग अलग साहित्य में इनको लेकर लिखा जा रहा है, शोध कार्य हो रहे हैं और पाठक भी जो है बढ़ चढ़ कर इनके मतलब इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ भी रहे हैं। अन्य साहित्यकार या हम ये कहें कि जो लिटरेचर से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग लिटरेचर खासकर इन लोगों को पढ़ने के लिए वो किताबें पढ़ रहे हैं। अगर उदाहरण स्वरूप में मैं कहूँ तो मैं जहाँ पर अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पर एक जो प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा था कि आप किस विषय को लेकर ये कर रहे हैं, मतलब सेमिनार वगैरह दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि ट्रांसजेंडर को लेकर ये मैं कर रहा हूँ और मेरा ये शोध अध्ययन था। तो शोध अध्ययन को लेकर भी डिस्कशन हुआ है। फिर वो बोलने लगे कि हाँ, मैं समझता हूँ, जानती हूँ, मैंने उनको देखा है क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन आजकल जो है उनकी जो एक समझ थी वो विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि उनको पहले जो उनकी जो मानसिकता थी वो कुछ और थी, लेकिन आज वो वर्तमान में उनको सपोर्ट करती है। इसलिए वो जो है श्रेय जो है साहित्यकारों को, और जो बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर उभर कर बाहर आ रहे हैं, लोगों के सामने आकर वो अपनी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं या कुछ करके दिखा रहे हैं, उसके माध्यम से जो है उनके पाठक वर्ग भी बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद जो है आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, एलजीबीटी आप लोगों ने सुना होगा, या आपको ये भी भ्रम होगा कि एलजीबीटी जो है इस कैटेगरी के सारे लोग जो हैं ट्रांसजेंडर होंगे। लेकिन एलजीबीटी जो है ये एक श्रेणियां हैं, अलग अलग श्रेणियां हैं, जो अलग अलग व्यक्ति को लेकर वो उनका संबंध जो है उस श्रेणी के साथ आता है। जैसे एल मतलब जो होता है लेस्बियन, जिसको एक तरह से जिसमें ये होता है कि महिला जो होती है, महिला का जो आकर्षण जो है एक महिला के प्रति होता है। यानी कि ये जाहिर सी बात है कि अगर लड़का है तो उसको लड़की ही पसंद आएगी, ये एक हमारे समाज का एक नियम बना हुआ है। लेकिन इस समाज के नियमों के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है तो उनके लिए फिर जो है अलग अलग जो है लोग उनको कहना या बोलना शुरू कर देते हैं या उन पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को लेकर भी, इनके अधिकारों को लेकर भी जब मांग उठती है तो सरकार ने इनके लिए भी बहुत सारे काम या नियम कानून जो है बनाने का प्रयत्न किया है और उस पर जो है लागू भी हुए हैं। तो एलजीबीटी जो है अलग अलग श्रेणी के अलग अलग व्यक्ति को ये बिलोंग करते हैं। जैसे एल है, अगर लड़की लड़की के प्रति आकर्षित है, उसको लड़की पसंद आती है लड़की को, तो उसको लेस्बियन कहते हैं। अगर कोई लड़का है और उसको जो लड़का ही पसंद आता हो तो उसको गे कहते हैं। और जो बाइसेक्सुअल जो होते हैं, जो बी कैटेगरी के हैं, उनका क्या होता है कि समय के अनुसार, मान लीजिए कि आज उसको कोई लड़की पसंद है, हो सकता है कुछ दिनों बाद उसको कोई लड़का पसंद आए। अगर कोई लड़की है तो आज वो लड़की के प्रति आकर्षित है, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद हो सकता है कि वो लड़के के प्रति आकर्षित हो। यौन संबंध को लेकर या एक तरह से जो समय एक साथ हम बिताते हैं उसको लेकर हमें कोई ना कोई एक साथी चाहिए होता है। इसलिए क्या होता है कि समय के साथ जो बदलाव आते हैं उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। और ये इसमें जो टी है, जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, ये ट्रांसजेंडर जो है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। और ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो अपने आप को एक तरह से एक शरीर में अपनी आत्मा को एक तरह से या हम ये कहें कि एक शरीर में जो है उसकी आत्मा फंसी हुई होती है और उससे बाहर निकलने के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहता है कि शरीर के विपरीत जिसका मन होता है या शरीर के विपरीत जिसके फीलिंग्स होते हैं
उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। शारीरिक रूप से अलग हैं, और फीलिंग्स जिसको भावनाएं हम कहते हैं उसके फिर अलग होता है। और ये क्यू जो है अभी इसमें नया शब्द जो है जोड़ा गया है, इसके अलग अलग बातें जो है उसमें आती हैं। फिर इसके बाद जो है ट्रांसजेंडर को लेकर हमारे प्रति जो भ्रांतियां हैं, उनके लोग कैसे रहते हैं, या उनका घर कहाँ होता है, या वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहते हैं, या रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, ये एक आपके सामने एक रहस्य की बात होगी, या आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि इनके घराने होते हैं, जैसे अपने घर अपने लिए एक अपना घर होता है, अपने घर में माँ बाप होते हैं, अपने भाई बहन होते हैं। हमारे रिलेशंस जो हैं बहुत सारे जो हैं घर को लेकर अपने संबंध बनते हैं, अपने फैमिलीज के मेंबर्स हो, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो, दूसरे गांव में है तो दूसरे वहाँ के रिश्तेदार कौन है, आपके मौसा जी हैं, बुआ है, मामा है, तो ये उनका घर हो गया, एक परिवार हो गया। ठीक वैसे ही ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या होता है कि जब अक्सर किसी के घर में अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो अक्सर उसके जो माँ बाप हैं उस व्यक्ति को, उस बालक को किसी कूड़े कचरे पर या किसी नाली में या उसकी हत्या कर देते हैं, क्योंकि समाज में उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, इसलिए जन्मते ही उसका गला घोंट देते हैं, या उसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए घर से बेदखल कर देते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में वो कहाँ जाकर रहेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से बेघर हो जाता है, या अक्सर हम लोग आप देखें कि अगर 2-4 दिन के लिए अगर अपने मम्मी पापा से हम लोग अगर झगड़ा कर लेते हैं, या मम्मी पापा ने आपसे कुछ कह दिया हो, आपसे फिर उन्होंने डांट दिया हो, तो आप क्या करते हैं 2-4 दिन बात नहीं करोगे, या घर से निकल जाने की बात करते हैं। लेकिन घर से जब पहली बार कहीं जाते हैं तो आप ये जरूर अनुभव करते हैं कि आपके लिए आपका परिवार, आपके सदस्य, आपके माँ बाप कितने इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ट्रांसजेंडरों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो एक बार घर से निकल गए या घर से बेदखल कर दिए, मतलब वो कभी अपने घर पर नहीं जा सकता। अगर वो जाना भी चाहे तो अपने घर वाले उसके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, आने नहीं देते हैं। ये कुछ साल पहले की बातें थी, लेकिन आजकल सब लोग समझदार बन रहे हैं, उनके प्रति लोगों की जो मानसिकता है वो बदल रही है, और फिर बाद में समाज जो है उनको स्वीकार कर रहा है। इसलिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो अपने माँ बाप से आज संबंध रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और कभी कभी जब समय मिलता है कोई प्रोग्राम वगैरह, कार्यक्रम वगैरह घर पे होते हैं अपने, तो वो जाकर उनसे मिलते भी हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक बार अगर वो घर से निकल गया, मतलब हमेशा के लिए उससे वो रिश्ता तोड़ देते थे। और ऐसी परिस्थितियों में वो कहाँ जाकर रहेंगे, तो वो क्या करते हैं, जब कहीं गांव से निकल गया है तो अपने जैसे लोग या जिनको वो लोग जानते हैं उनके बीच में वो नहीं रहते हैं, उनसे वो दूर चले जाना चाहते हैं, क्योंकि उसको वो आज़ादी नहीं मिलती है, अपने घर में भी नहीं मिलती है। एक तो उसके घर वाले उसको घर से निकाल देंगे, या तो वो अपने घर की एक तरह से जो समस्याएं होती हैं, एक जो टॉर्चर जो होता है, या जो जिस प्रकार से उन पर दबाव डाला जाता है, या जिस प्रकार से उसको एक घर के कमरे में बंद करके रखते हैं, जिस प्रकार से उस पर पाबंदियां डालते हैं, उस जकड़न को एक तरह से वो उस जकड़न से आज़ादी चाहता है, उस जकड़न से मुक्ति चाहता है, इसलिए घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। और वो कहीं ऐसी जगह चला जाता है जहां उसको आज़ादी मिले, अपने मन की इच्छा के अनुसार वो वहां पर जीवन व्यतीत कर सके। और ये तो सोचता तो जरूर है, लेकिन जब जाता है तो वास्तविकता वहां पर कुछ और होती है। क्योंकि जब घर से बाहर निकलते हैं तो खाने पीने की समस्या आती है, रहने की समस्या आती है, और एक दूसरी बात, वहां कोई आपके परिचित नहीं होते हैं जो आपकी मदद कर सके। तो अक्सर क्या करते हैं कि लोग गांव से, किसी कस्बे से अक्सर वो शहर की ओर पलायन करते हैं, शहर में जाते हैं, और किसी कहीं पर कहीं सहारा मिल जाए वहां रहते हैं और गुजर बसर करते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, और अपने जैसे कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसको अपना साथी बना लेते हैं। और ऐसे ही साथी बनते बनते हुए वो एक तरह से परिवार बनता है, और एक जो अपने लिए एक कमरा या जो किराए से घर वगैरह ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी फिर समस्या आ जाती है कि ऐसे लोगों को कोई किराए पर घर नहीं देते हैं, तो इसलिए वो गांव से बाहर, किसी मतलब शहर के बाहर जहाँ उसका कस्बा होता है, वहाँ अपने जैसे सामान्य लोग कभी जाते नहीं है, कभी देखते नहीं है। इसलिए वो एक अपनी
अपने समाज से हटकर, अपने समाज से इतर अपनी एक अलग सी दुनिया वहां पर वो लोग बनाकर रखते हैं, जिसके नियम कानून जो है अलग से वहां पर देखने को मिलते हैं। अब वहीं पर उनके लिए कोई माँ बाप बनता है, कोई भाई बहन का रिश्ता बना लेता है अपने साथियों के साथ, कोई भाई बहन बन जाता है, कोई माँ बन जाती है, कोई उनका गुरु बन जाता है, कोई उनकी बेटी बन जाती है। ये गुरु शिष्य की परंपरा जो है वहाँ चलती है। और ये जो है अक्सर बड़े बड़े शहरों में ही देखने को मिलते हैं। उनके घराने जो हैं जैसे हैदराबाद हुआ, मुंबई हुआ, पुणे हुआ, कलकत्ता, दिल्ली जो हैं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में इनके बहुत पुराने पुराने घर हैं, जिसको घराना कहा जाता है। उनके जो वंश जो है, अब मान लीजिए कि कोई नया ट्रांसजेंडर उनके समुदाय में शामिल हो रहा है, तो वो एक नई पीढ़ी उनकी आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति उनमें शामिल हो रहा है। और ये जो परंपरा है सालों से चलती आ रही है। और ये जो है मुगल काल से अगर हम बात करें तो मुगलों के राज दरबार में, राजाओं में, राजा वगैरह जो है इनके एक तरह विशेष सम्मान इनको देते थे। उनको एक तरह से जो वहाँ की जो रानियां वगैरह होती थी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इनको रखा जाता था। जैसे महिलाओं के जो कक्ष होते हैं वहाँ पर पुरुषों को रखने में एक समस्या वहाँ पर ये उत्पन्न होती, या राजाओं को विश्वास नहीं होता कि पुरुषों को अगर महिलाओं के कक्ष के आसपास रहें, उनको संदेह होता था कि वो कई रानियां जो है उनके साथ अनैतिक संबंध न बना लें। और ये जो है ट्रांसजेंडर पर विश्वास किया जा सकता था कि ये इनके आगे पीछे कोई होता नहीं है, इसलिए धन के लालच में वो कुछ ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, या अपने राजा के साथ धोखा नहीं देंगे राजा को, या गलत काम नहीं करेंगे, या रानी के साथ अनैतिक संबंध वगैरह जो है। इस प्रकार के एक राजा की एक समझ होती थी, इसलिए उनको वहां पर कार्य मिलता था और इनके रहने के भाई इंतजाम उनको किया जाता था। ये मुगल काल में है। अब समय समय पर जो है इनके बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उसी का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण जो है, हैदराबाद में जब मैं शोध अध्ययन के दौरान गया था उन लोगों से मिलने के लिए, तो वहाँ उनकी एक हवेली भी है, एक घराना जिसको हम बोलते हैं। अब वहाँ पर हवेलियाँ भी जो हैं अलग अलग होती हैं। तो वहाँ पर मैंने हवेली देखी, बहुत पुरानी है, ऐसा लग रहा था कि वो मुगलों के ज़माने की ही है। और वहाँ पर वो बता रहे थे उनकी वो 18वीं पीढ़ी है, जो उनको महल जब उनको मिला था तो उनकी 18वीं पीढ़ी, मतलब 18 गुरु वहाँ पर अब तक हो चुके हैं। और ऐसे बम्बई में भी देखने को मिलती हैं, दिल्ली में उनके कब्र भी हैं अलग अलग, वहाँ पर गुरुओं के कब्र वगैरह वहाँ देखने को मिलते हैं। ये भ्रांतियाँ बहुत सारी हैं जिस पर हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे। घराने को लेकर ये बातें हुई जिसमें सारे लोग ट्रांसजेंडर ही, अलग अलग घर जो है उनके होते हैं, और उनके 7 घराने होते हैं, स्टेप्स होते हैं कि शिष्य गुरु शिष्य के आधार पर वो घराना वहाँ पर बनता है। और गुरु चेला का प्रथा जो है एक तरह से उसमें वहाँ पर कंपलसरी होता है कि अगर कोई व्यक्ति उस समुदाय में अपने लोगों के बीच में वो जाना चाहता है या रहना चाहता है, अपने घर परिवार को छोड़कर गया है, तो अपने जैसे लोगों के बीच जाकर वो जब रहता है तो उसको किसी न किसी व्यक्ति को गुरु बनाना जरूरी होता है, वरना फिर वो वहाँ पर नहीं रह सकता। ये वहाँ का नियम है, उनके नियम कानून अलग है। तो वो जब भी जाता है तो किसी व्यक्ति को जिसको वो जानता है या जिसके माध्यम से वो समुदाय में शामिल हो रहा है, उसको वो अपना गुरु मानता है और वो उसको गुरु चेला बना लेता है। और उसकी अलग अलग जो है प्रथाएं भी होती हैं, उसको शगुन दिया जाता है। और एक बात, ये भ्रांति आप लोगों को होती होगी, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या आपने फिल्मों में देखा होगा या कभी किसी व्यक्ति को कहते हुए सुना होगा कि ये जो हिजड़ा समुदाय के जो लोग होते हैं, ये जो ट्रांसजेंडर है, किसी भी व्यक्ति को जो है जबरन उठाकर ले जाते हैं, छोटे बच्चों को ले जाते हैं और उनको लिंग काट कर उनको ट्रांसजेंडर बनाते हैं। ये एक भ्रांति है। ये हम सब के लिए जो लोग जैसे बोलते हैं उन पर हम विश्वास करते हैं, ये सारी अफवाहें हैं। क्योंकि जब छोटे बच्चे कुछ कोई काम बता देते हैं, मानते नहीं हैं, या माँ बाप जो है उनको डर दिखाने के लिए इस प्रकार की जो मानसिकता है उनके ऊपर वो डाल देते हैं, उनको डराने के लिए कि वो देखो आ रहे हैं, वो पकड़ कर ले जाएंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं वही भ्रांति हमारे मन में घर कर चली जाती, घर कर देती है। और यही मानसिकता, एक भ्रम जो है आज भी हमारे सामने होती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अगर होता भी होगा तो वो ट्रांसजेंडर नहीं हो सकते। वो जो है एक तरह से पैसा बनाने या पैसा इकट्ठा करने के लिए या धन के जो लोभी होते हैं, वो हिजड़ा या ट्रांसजेंडर का रूप धारण किए हुए सामान्य व्यक्ति ही हो सकते हैं, जिसको हम नकली ट्रांसजेंडर कहते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ बोलना था क्या? आशीष जी, आवाज आ रही है मेरी?
आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। जी सर। ओके। तो गुरु चेला की प्रथा जो है वो वहाँ पर इस प्रकार से है। ये एक भ्रांति हमारे सामने है, उस भ्रांति को हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए कि वो किसी को जबरदस्ती लेकर नहीं जाते हैं। जब वो समुदाय में जाते हैं तो सबसे पहले उनको ये पूछा जाता है कि आप अपने मन के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ आए हो समुदाय में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने ये कहा है, मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने ये सारी बातें जो हैं उन्होंने बताई है। क्योंकि जबरन किसी को जबरदस्ती से शामिल नहीं किया जाता है। सबसे पहले उनको पूछा जाता है कि आप रजामंदी से हमारे समुदाय में शामिल हो रहे हैं, तभी उसको अपने समुदाय में चेला बनकर स्वीकार किया जाता है। और जब वो चेला बन जाता है तो समुदाय के जितने भी लोग हैं वो सब लोग उसको शगुन देते हैं, पैसे देते हैं, कोई उसको गहने देते हैं, कोई साड़ी देते हैं, जैसे हम गिफ्ट किसी को करते हैं, उसका स्वागत करते हैं अपने समुदाय में। और ये उस प्रकार का जो है गुरु चेला की परंपरा फिर आगे बढ़ते रहती है। और नए नए जैसे जैसे व्यक्ति आते हैं वैसे वैसे इसमें इंक्लूड होते जाते हैं और इनका परिवार जो है ऐसे ही बढ़ता जाता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि समाज में जितने सारे जो ट्रांसजेंडर है, अधिकतर ये रियल ट्रांसजेंडर्स नहीं है, जो उनका स्वभाव कुछ और देखने को मिलता है, गुस्सा करते हैं, जबरदस्ती से पैसा लेते हैं, ये नहीं है, ये अलग बात है, ये ट्रांसजेंडर्स नहीं हो सकते। उनके ऊपर फिर मैं अभी बात करता हूँ। उसके पहले जो इनके देवी देवता वगैरह जो है उन पर थोड़ी हम बात करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अपने भगवानों को याद करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अगर हम हिंदू हैं तो हमारे बहुत सारे भगवान हैं, श्री कृष्ण भगवान हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के हमारे भगवान हैं। मुस्लिम समुदाय उनके लिए अल्लाह है, क्रिश्चियन समुदाय के लोग जो हैं वो गॉड को मानते हैं, वो अलग अलग उनके भगवान हैं। ठीक वैसे भी ये ट्रांसजेंडरों के भगवान होते हैं, जो माता होती है, और ये भी माता जो है अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से इनको कहा जाता है या जाना जाता है। जैसे राजस्थान, गुजरात या पंजाब के साइड में आप जाएंगे तो वहाँ के जो ट्रांसजेंडर है बहुचरा माता के नाम से उनको जानते हैं। या महाराष्ट्र की हम अगर बात करते हैं तो उस देवी को मुर्गा माता के नाम से जानते हैं। मुर्गा माता यानी कि उनका जो वाहन है वो मुर्गा होता है, उस पर वो विराजमान होती है। जैसे गणेश जी हैं तो चूहे पर उनका वाहन चूहा है, वैसे ही मुर्गा जो है उस देवी का होता है, इसलिए वो मुर्गा माता कहते हैं। और कर्नाटक बॉर्डर में या कर्नाटक या तेलंगाना या महाराष्ट्र के कुछ प्रांतों में जो ट्रांसजेंडर है वो देवी एल्लम्मा को भी मानते हैं। देवी एल्लम्मा को शायद आप लोग जानते होंगे कि देवी एल्लम्मा की वो पूजा करते हैं। और जो तमिलनाडु के हैं वो अरावन भगवान की पूजा करते हैं। अलग अलग कल्चर हैं, लेकिन ये सब जो भगवान हैं, जो देवी हैं, वो एक ही रूप है, लेकिन प्रांत के अनुसार उनके अलग अलग जो है नाम वहाँ पर पड़ गए हैं। फिर इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं इनके व्यवहारिक जीवन को लेकर कि ये किस प्रकार से समाज में हमारे सामने आते हैं, हम क्या क्या इनके बारे में सोचते हैं, या किस प्रकार से ये हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं या पैसे क्यों मांगते हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम है या जो एक भ्रांतियां हैं, हमें ये प्रश्न जरूर आता होगा या उठता होगा कि ये पैसे क्यों मांगने के लिए मजबूर हैं। ये लोग इतने सारे रोज पैसा 10-10 रुपए जमा करते हैं, तो ये पैसा क्या करते होंगे। इनके माँ बाप भी नहीं है तो इनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो ये पैसा किसको देते हैं। तो ये जो भ्रांतियां हैं जो हमें पता नहीं है उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमें जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, वे पैसे क्यों मांगते हैं। क्योंकि उन लोगों को पैसे मांगने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही मजबूर किया है। अगर वो मान लीजिए हम जब बड़े हो जाते हैं, जब हम काम करने लायक हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करके 4 पैसे हम लोग कमाते हैं और अपने परिवार के लिए कुछ मदद करते हैं। लेकिन जब ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहीं जाता है, अगर कुछ काम भी करना चाहे तो उसको हम लोग काम नहीं देते हैं। छोटे मोटा कोई कुछ भी काम वो कर सकता है, चाहे बर्तन धोने को लेकर हो, चाहे वो झाड़ू पोछा करने को लेकर हो, चाहे वो नौकरी भी कुछ पढ़ लिख कर करना चाहे, तो ये जो सुविधाएं जो हैं हम उनको नहीं देते हैं। हम उनको फटकारते हैं, अरे खिचड़ी को हम अपने घर में काम देंगे, या रहने के लिए भी अगर वो कमरा मांगता है तो खिचड़ी को हम कमरा नहीं देंगे। अक्सर जैसे आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, अब हम बैचलर हैं तो कमरा लेने के लिए जाते हैं, बोलते हैं हम बैचलर्स को कमरा नहीं देंगे, अगर फैमिली है तभी हम कमरा देंगे। उसी प्रकार अब पता नहीं उनकी मेंटेलिटी क्या है, उनके क्या विचार हैं, वो अलग बात है। वैसे ही ट्रांसजेंडर कुछ आते हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं, कोई काम नहीं देना चाहता है। हाँ, अगर वो समझदार हैं, उनकी फैमिली
कि हाँ चलो ट्रांसजेंडर को भी काम देना चाहिए, वो कुछ पैसे कमा सकता है, तो वो उनको काम देते हैं। लेकिन काम देने के बावजूद भी अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं वो फिर उनको ताना मारेंगे, अरे देखो उनके घर में ट्रांसजेंडर आता है बर्तन धोने के लिए, या उनका झाड़ू पोछा करने के लिए ट्रांसजेंडर आता है। हम ही लोग उनको एक तरह से उनकी चुगली करते हैं, हम एक तरह से उनको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उनको एक तरह से बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति उनकी मदद नहीं करना चाहता। इसलिए अगर वो काम करना भी चाहे तो वो काम नहीं कर पाते हैं। अगर कोई बिजनेस भी करना चाहे, छोटा मोटा दुकान भी अगर वो संभालना चाहे, तो उनको समाज में कहीं जगह नहीं दी जाती। रहने को लेकर हो, चाहे वो अपना बिजनेस को लेकर हो, चाहे वो कोई रोजगार करना चाहता है, तो कहीं पर भी उन लोगों को वो जो माध्यम है एक तरह से जो आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए वो मौका, एक तरह से उनको जो अवसर मिलना चाहिए वो हम लोग नहीं देते हैं, वो प्रदान नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए वो हम लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर है। इसीलिए वो हमारे सामने कभी भी ट्रेन पर, सिग्नलों पर, पार्क पर, बस में, हर जगह जो है वो पैसे मांगने के लिए आते हैं। और जब पैसे मांगने के लिए आते हैं तो उनका रवैया जो अलग है, उसके पीछे की मान्यता ये भी है कि वो बताते हैं कि उनके जो गुरु होते हैं, और ये सच्चाई भी है, गुरु जब ये लोग जब घर से बाहर निकलते हैं, उनके जो शिष्य चेला जिसको हम बोलते हैं, तो उनको हिदायत दी जाती है, उनको कहा जाता है कि दिन भर में इतने पैसे हमें लाकर देना है, 5,000, 10,000, एक टारगेट होता है कि दिन भर जितना भी पैसा आप कमा कर लाओगे वो जाकर आपके गुरु को देना है। जब ट्रांसजेंडर कोई व्यक्ति समुदाय में शामिल होता है तो उनसे मीठी मीठी बातें की जाती है, ये अंदर की बात है। उसमें पॉजिटिव भी है, आप नेगेटिव भी देख सकते हैं कि उनके नियम कानून जो वो बहुत अलग भी होते हैं, वह वहाँ पर जकड़न भी महसूस करते हैं। अगर उनका गुरु अच्छा नहीं है, उसकी संगत अच्छी नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो शिष्य भी वहाँ पर क्या करते हैं, उस दलदल में फंसे रह जाते हैं। और ये जो बातें हैं साहित्य में भी, उनके उपन्यासों में भी बहुत सारे इनके उदाहरण एग्जाम्पल्स आए हुए हैं। तो उनके जो गुरु हैं, कुछ अच्छे गुरु भी हैं, कुछ बुरे गुरु भी होते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। उनको कहते हैं कि दिन भर में 5,000 का टारगेट लाके देना ही है, और इतना सारा पैसा इकट्ठा करके वो पूरा का पूरा हिसाब जो है उनको देना होता है। और इसलिए देना होता है क्योंकि उनके खाने पीने का खर्चा, उनके रहने का, यह सारा जो इंतजाम, मेकअप को लेकर, कपड़ों को लेकर, ये सारी चीजें जो हैं उस घर का, वो जो जिस घराने में वो रहते हैं, वो जहाँ रहते हैं वहाँ का गुरु संभालता है। और वहाँ कहीं पर डेरा होता है उनका घर, उसमें एक व्यक्ति मुखिया होता है जो सबका गुरु होता है, और शाम में जाकर उनके सामने सब प्रस्तुत करना होता है। जितना भी आपने पैसा कमाया है उनको ले जाकर देना है। अगर उनसे आप कुछ छुपा कर रख भी लेंगे तो आप कर भी क्या सकते, इधर उधर जाकर अपना गम भुलाने के लिए आप शराब वगैरह पी लेते हैं। ये कुछ आदतें जो हैं इनके सामने आती हैं, और इसलिए वो टारगेट पूरा करने के लिए वो पैसे सबके सामने फैलाते हैं, और कभी कभी जो है बुरा व्यवहार भी करते हैं। लेकिन रियल ट्रांसजेंडर जो होते हैं, असली जो किन्नर या जो हिजड़ा समुदाय के लोग हैं, वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति का स्वभाव आप लोग देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति शांत स्वभाव का नहीं हो सकता, कोई कोई गुस्सेल भी होता है, जल्दी से गुस्सा किसी को आता है। वैसे भी ये भी मनुष्य है। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि वो ट्रांसजेंडर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो समाज से इतर है, वो भी एक सबसे पहले इंसान है। हमें उनको इंसान के रूप में देखना चाहिए। इसलिए अब उसके भी जो व्यवहार है अपने जैसे भी हो सकते हैं। अगर उनके साथ किसी ने छेड़खानी की, और होता है बचपन से लेकर जब तक वो जीवित हैं तब तक समाज जो है उनको छेड़ते रहता है, उनको टिंगलबाजी करते रहता है। हम भी, आपको ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, जब आप दूर रहते हैं कभी आपको इस तरह के व्यक्ति दिखते हैं तो आप उन पर हंसते हैं, अरे वो देखो हिजड़ा जा रहा है, छक्का जा रहा है, मामू बोलते हैं, चिल्लाते हैं, हंसने लगते हैं। तो उनका व्यवहार जो है कहीं ना कहीं फिर बदल जाता है। फिर कभी अगली बार मिलते हैं या किसी व्यक्ति के साथ जब वो मिलते हैं तो फिर वो उनका भी व्यवहार जो है वो बुरा करते हैं कि आप में ही उनके जैसा करते हैं वैसा ही वो लोग भी हमारे साथ ट्रीट करते हैं, है ना। अगर आप प्यार से बात करेंगे तो वो भी आप लोगों से प्यार से बात करते हैं। ये भी भ्रम जो है मेरे पास था, मतलब मैं भी जो है मुझे बहुत डर लगता था कि पता नहीं वो क्या करेंगे। लेकिन जब मैं शोध कर रहा था तो मैंने उनसे प्यार से बात किया, तो अपना काम छोड़कर वो मेरे पास आकर अच्छे से प्यार से बात करने लग गए थे। जब भी मैं कभी ट्रैवल करता हूँ, ट्रेन में सफ़र करता हूँ, तो वो लोग जब आते हैं तो उनसे मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ,
प्यार से बात करता हूँ, तो वो पैसे लेना बंद करके मेरे सामने 5-10 मिनट की न हो बात करते हैं, बताते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, ये काम कर रहा हूँ, मेरी मम्मी पापा वहाँ रहते हैं, मैंने ये किया है। मतलब कि आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार वो जरूर करते हैं। अब ट्रेन में है, सब कोई ना कोई उनके साथ गलत व्यवहार करता है, इसलिए उनका जो मूड है, एक तरह से जो उनका बिहेवियर है वो भी बदल जाता है। तो पैसे के लिए वो एक तरह से मजबूर हो गए हैं, लेकिन पैसा अक्सर कम पड़ जाता है, इसलिए फिर वो जो है देह व्यापार में चले जाते हैं, जिसको हम सेक्स वर्क बोलते हैं। वो भी एक अलग फील्ड है सेक्स वर्क की बात, उसके लिए, क्योंकि वो भी इंसान हैं, उनके भी फीलिंग्स होती हैं और पैसे भी उनको आराम से मिल जाते हैं और उनको लाइफ से लेकर कुछ लेना देना है नहीं, जन्मे हैं मरेंगे, इसलिए वो जो है उनके सामने कुछ नजर नहीं आता है, अंधकार भरा जीवन होता है, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जो समझदार नहीं है, जो लोग समझते नहीं है, एक तरह से जो सेक्स वर्क में भी जाते हैं और बीमारी का शिकार होकर वो उनकी डेथ भी हो जाती है। और ऐसे भी लोग होते हैं इस लाइफ से वो बहुत मतलब तंग आ जाते हैं, और लाइफ में मुझे लगता है कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी उसने आत्महत्या करने की उसने सोची होगी। सोचते हैं, जितने भी लोगों से मैंने बात की है, जिन लोगों से मैं मिला हूँ, उन्होंने बताया है कि मेरे सामने इस प्रकार से प्रॉब्लम आई थी कि मैं उस समय अपने आप को समाप्त करने की कोशिश की है, लेकिन अपने जी को, अपने मन को मार कर वो जैसे तैसे जीवन जीते हैं, जीने के लिए मजबूर हैं। इसलिए हमें उनको समझने की जरूरत है। जहाँ भी आपको कभी वो लोग मिले तो उनसे थोड़ा प्यार से बात किया कीजिए, उनको हंसना नहीं है, उनको लेकर प्यार से बात करेंगे तो वो भी प्यार से बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे हिजरा समुदाय कहाँ रहते हैं, मैंने कहा था कि समाज से जैसा जहाँ हम लोग रहते हैं उनको तो हम लोग रहने के लिए जगह नहीं देते हैं, इसलिए किसी शहर के बाहर कहीं पर जो जगह उन लोगों को मिल जाती है वहीं पर सारे लोग जो है बस्ती बनाकर रखते हैं, जो झोपड़ी उपड़ी का पत्थर है। लेकिन आजकल के अब पैसे उनके पास आ जाते हैं तो खुद का मकान भी वगैरह वो बनाकर रहने लगे हैं। ऐसे भी ना कुछ एग्जाम्पल मैंने देखे हैं जिनके अच्छे अच्छे घर भी हैं। फिर लोगों का व्यवहार जो उनके साथ जैसा करते हैं वैसा उनका जो है उनके साथ बनता जाता है। अब हम जो है उनके बारे में क्या सोचते हैं, ट्रांसजेंडरों के बारे में अक्सर जो है हमें बस यही लगता है कि वो किस तरह से जी रहे हैं, कैसे लगते हैं, या इनका जो काम है एक तरह से लाइफ टाइम पैसे ही लेने का है। क्योंकि हमने अक्सर जो है उन लोगों को जब भी देखा है तो उनको इसी रूप में देखा है, कहीं ना कहीं वो पैसे मांगते हुए जरूर दिख जाते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कल्चर, जैसे मैंने कहा था, वैसे ही जैसे आप दिल्ली के साइड में चले जाएंगे, यूपी बिहार चले जाएंगे, तो वो लोग ट्रेन में पैसे मांगने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। वो लोग जो है विशिष्ट कार्यक्रम जब कभी होते हैं, जैसे खुशियों का जब माहौल बनता है, कार्यक्रम होता है, जैसे किसी के घर बच्चा जन्म हुआ है जिसे आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, तो वहां पर क्या करते हैं, बढ़ावा मांगने के लिए आते हैं। मतलब खुशी के गीत जो है वहां वो लोग गाने आते हैं, एक तरह से उनको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, और उसके बदले में जो है वो कुछ पैसे लेकर जाते हैं और उस पर ही उनका जीवन जो है चलता है। लेकिन साउथ इंडिया में अगर हम बात करें, इधर भारत में ये सुविधाएं जो है उन लोगों के लिए नहीं है। ये लोग बस लोगों पर निर्भर है, पैसे मांगने के लिए मजबूर हैं, और एक एक रुपया 10-10 रुपए की नोट, जिस तरह हम अभी 10 से वो कम तो लेते नहीं है, लेकिन 5 भी देंगे तो वो ले लेते हैं। आप जैसा चाहे, आप कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं 5 नहीं 10 ही चाहिए, ऐसे भी होते हैं, लेकिन जितना देंगे उतना वो जरूर एक्सेप्ट करते हैं, ले लेते हैं। तो इसलिए वो मजबूर जो है, मतलब उनके कार्यों को लेकर अगर हम बात करें, उनके काम को, उनके जीवन को लेकर हम बात करें, तो पैसे को लेकर मांगने के लिए मजबूर हैं। फिर बाद में जो एक तरह से जो मेंटेलिटी है लोगों की, उसको बदलने की भी आवश्यकता है, और जो लोग जिस प्रकार से उनके बारे में सोचते हैं या भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें हमें समझने की जरूरत है। फिर बाद में जो है उनके साथ, जैसे मैंने कहा कि कैसे ट्रीट करना चाहिए, अक्सर हम डरते हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो 2 प्रकार के लोग हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। एक तो उनका हंसी मजाक उड़ाने वाले लोग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उन लोगों से कतराने की बात करते हैं। मतलब वो जब भी आते हैं उनसे कहीं ना कहीं दूर हो जाने की बात करते हैं, या उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए सामने से कोई ट्रांसजेंडर आ रहा है तो हम अपना रास्ता नाप लेते हैं। अगर ट्रेन में कोई आ रहा है तो पहले से ही नोट जो है अपने हाथ में हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि उस प्रकार से वो कोई गलत व्यवहार हमारे साथ ना करे। इसलिए हमारे पास एक जो डर होता है हमारे भीतर, उसको हमें दूर करने की आवश्यकता है।
तो ऐसे समय में हमें अगर प्यार से हम उनसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक संबंध जो है, एक जो समाज में जिस प्रकार से जो भ्रांतियां फैली हुई हैं या समाज में जिस प्रकार से उन लोगों को लेकर जो कार्य होने चाहिए या समाज जिस प्रकार से उनके लिए जो मेंटलिटी जो बनी हुई है या जो अधिकार जिस प्रकार से एक मनुष्य को होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि आजकल वर्तमान में देखिए कि आज लड़की किसी से कम नहीं है। जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है। अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें तो ट्रांसजेंडर भी ना पुरुष से कम है ना स्त्री से कम है, वो भी कुछ भी कर सकता है, आप उसको कोई भी काम कर दीजिए, क्योंकि उसके भीतर जो है एक पुरुष की ताकत होती है, जो शक्ति हम जिसको बोलते हैं, और जिस प्रकार से वो काम करने में सक्षम होते हैं। और जो फीलिंग्स जो होती है महिलाओं की होती हैं पुरुष के बदले, या जो उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो इमोशनल होते हैं, वो महिलाएं ज़्यादा होती हैं। इसलिए ट्रांसजेंडर में वो दोनों रूप भी जो हैं उनके भीतर देखने को मिलती है, इसलिए वो किसी से भी कम नहीं है। इसलिए बस ज़रूरी है कि उनको वो जो मौका है, वो जो अवसर है उन्हें देने की है। और आज जो है वर्तमान में ये धीरे धीरे जो है बदलाव जो है आ रहा है, और समाज में जो है उनको एक तरह से स्वीकार किया जा रहा है। परिवार की समस्याएं, समाज को लेकर समस्याएं जो है ये मैंने कहा था। और समाज को लेकर अगर हम बात करें तो समाज जो है हमेशा उनकर घर पर उनके समुदाय के व्यक्ति, जो घर के परिवार के जो सदस्य होते हैं उन पर दबाव डालते हैं, कहते हैं कि अरे इस व्यक्ति को अपने घर में रखकर क्या करोगे, उसको किसी समुदाय में दे दो, अपने जैसे लोगों के बीच रहेगा तो अच्छे से रहेगा, अपने घर में रखोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सब जो कहीं ना कहीं से जो है समाज का प्रभाव उस पर पड़ते हुए दिखाई देता है। फिर बाद में अगर हम बात करें, अभी देह व्यापार की भी मैं बात कर रहा था, फिर बाद में समुदाय में या ट्रांसजेंडर की अगर हम बात करें तो उनके समुदाय में भी अलग अलग नियम बने हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि वो प्यार से बात करते हैं शुरुआत में जब समुदाय में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जब से वो एडजस्ट करना शुरू कर देता है फिर उन पर वहाँ पर पाबंदियाँ डाल दी जाती हैं, उनको तरह तरह के जो है वहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं। और इनके एग्जाम्पल भी हैं। जब मैं लखनऊ गया था शोध अध्ययन के दौरान, तो वहाँ पर बहुत सारे शोधार्थी शोधकर्ता वहाँ पर आए हुए थे, साहित्यकार आए हुए थे, और ट्रांसजेंडर भी जो है वहाँ पर आए थे। आपने शायद मीरा परिडा का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का नाम आपने सुना होगा, या अगर यूपी से हैं तो पायल सिंह का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये जो महान हस्तियां जो ट्रांसजेंडर है, जो अपने समुदाय को एक तरह से विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए या अपने ट्रांसजेंडर के उत्थान के लिए जो कार्य कर रही है, एनजीओस चला रही है, तो ये सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। उनसे चर्चाएं हुई, 2 दिन का कार्यक्रम था। तो उस दौरान पायल सिंह जो है वो बता रही थी कि घर से किस तरह से उनको प्रॉब्लम हुई। पिताजी हमेशा उनको मारते थे एक ट्रांसजेंडर होने पर, क्योंकि वो हमेशा जो है लड़के के रूप में उनको देखते थे, लेकिन वो भीतर से वो लड़की की तरह दिखती थी, मतलब लड़की खुद को समझती थी और कपड़े पहनती थी, और पिताजी अक्सर उसको मारते थे। इसलिए वो घर छोड़ देती है। घर छोड़ देने के बाद ट्रांसजेंडर की नज़र उस पर पड़ती है, तो वो उसके ये सच्ची घटनाएं हैं, पायल सिंह ने बताई है कि समुदाय के लोगों ने उनको पकड़ कर ले जाकर अपने समुदाय में ज़बरदस्ती से उसको शामिल करने की कोशिश की है, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को। फिर उसको बहुत मतलब उनको पीड़ाएं वगैरह दी है, उनको एक तरह से मजबूर किया अपने समुदाय में शामिल होने के लिए, पैसे मांगने के लिए, ताली पीटने के लिए। जब समुदाय में शामिल होता है तो ताली आप जब सुनते हैं तो उनके ताली पीटने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो सबसे थोड़ा अलग होता है, जोर से टपकती है आवाज़ जो है, एक तरह से अलग अंदाज में वो आवाज़ वहाँ से निकलती है। क्योंकि वो कहती हैं ये जो ताली की जो आवाज़ है ये हमारी पीड़ा है। हम जब भी कभी गुस्सा होते हैं तो हम जोर से जो मतलब कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। ताली कब पीटते हैं? जोर जोर से, जब हमें ज़्यादा खुशी होती है। ठीक वैसे ही जब उनको ज़्यादा दुख होता है तो गुस्से में आकर वो जोर जोर से ताली पीटता है आगे वाले व्यक्ति के लिए कि उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। पैसे नहीं देता है तो वो जोर जोर से ताली पीट कर उसको बेइज्जत करते हैं, क्योंकि उस ताली में ही उनकी पीड़ा छुपी होती है और एक तरह से अपना जो दुख दर्द है वो उसमें एक तरह से नजर आता है। तो ये पायल ने वो भी बताया था कि उनको बहुत मजबूर किया गया, और उपन्यासों में, कहानियों में जो है अलग अलग उनके रेफरेंस भी मैंने दिए थे। अगर उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। फिर उसको अगली कड़ी में जो है
बलात्कार की अगर हम बात करें, उनका शारीरिक शोषण भी हमेशा होता रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि जिस प्रकार से आज हम समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां भी, छोटी छोटी बच्चियां जो है 4-5 साल की जब होती हैं तो उनका बलात्कार होता है, क्योंकि वो एक स्त्री है, क्योंकि वो एक मादा है, इसलिए उस पर अत्याचार होता है, बलात्कार किया जाता है। वो तो एक, मान लीजिए वो तो लड़की है, लेकिन अगर कोई ट्रांसजेंडर वहां पर होता है तो ट्रांसजेंडर के लिए वहां पर उसके लिए कोई अधिकार भी नहीं है। मान लीजिए किसी महिला पर अत्याचार होता है तो वो जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट कर सकती है या एफआईआर दर्ज करवा सकती है। पुलिस वाले जो है उस पर एफआईआर दर्ज करवाकर कार्यवाही कर सकते हैं। समाज उनको एक तरह से सपोर्ट भी करती है, उस व्यक्ति को, उस महिला को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, हमने देखा है, उसको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई आता नहीं है। अगर उनके साथ कभी कोई गलत घटना होती है, अगर कोई उसके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो कोई व्यक्ति जो है उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। अगर कोई व्यक्ति आता भी है तो आस पड़ोस के जो लोग हैं फिर से वही कहते हैं कि देखो ये किन लोगों की मदद करने के लिए जा रहा है। वैसी जो घटनाएं हैं हर किसी के साथ, ट्रांसजेंडर के साथ होते आ रहा है, होते भी हैं। और पायल सिंह का एग्जाम्पल दूं तो वो भी इसका शिकार 2 बार हो चुकी है। और हर कोई न कोई ट्रांसजेंडर जो है इसके शिकार जरूर होते हैं, क्योंकि उनके पीछे या जो एक तरह से अपने माता पिता का जो एक तरह से ढाढ़स होता है, या माता पिता जिस प्रकार से आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसे ट्रांसजेंडर के लिए कोई नहीं है। कहने के लिए कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है, माता पिता नहीं है, और ना ही उनके पास गुरु नहीं है। जब वो घर से बाहर निकलते हैं तब समाज के जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नरभक्षक होते हैं, एक तरह से महिलाओं को देखते ही उनको अलग अलग जो फीलिंग्स आती है, या एक तरह से वासना के पुजारी हम जिसको बोल सकते हैं, वो इन लोगों को शिकार बनाते हैं। क्योंकि इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये जाकर अपनी प्रॉब्लम या अपनी समस्या, आपके साथ जो घटना हुई है वो जाकर किसके सामने कहेंगे। अगर पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे, वहां पर भी अगर वो कहेंगे तो वो लोग उल्टे इन पर ही इल्जाम लगाते हैं कि आपने ही कुछ गलत किया होगा। इसलिए इनका कोई रिपोर्ट भी जो वहां पर नहीं बनता है, और बनाने की कोशिश भी की जाए तो इनके पास कोई कागज नहीं होता है, इनका नाम इनके पास नहीं होता है। जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी तरह से जो है इनका दूसरा जन्म वहां पर हो जाता है। जैसे ही समुदाय में जाते हैं वहां उनका नाम भी बदल दिया जाता है। इनके पास कोई भी जो है आईडी प्रूफ नहीं होता है। आज इनके पास इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड बन रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि इनको आधार कार्ड दे रहे हैं, ये बन गए हैं, लेकिन पूरी तरह से सब लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। एक महाराष्ट्र में गौरी सावंत है, उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड के लिए उनके पास आया था, लेकिन आधार कार्ड उनके पास नहीं बना है। या राशन कार्ड बनाने के लिए सरकार ने उनको कहा था, वो उन्होंने अप्लाई भी किया है, लेकिन राशन कार्ड उनका नहीं बना, क्योंकि पहचान पत्र उनके पास कोई नहीं बन रहा था। वो समस्याएं उनके सामने आ रही है, उस प्रकार से है। तो बलात्कार की बात हम कर रहे थे, तो हर कोई व्यक्ति जो है, जो वासना को लेकर उनमें जो एक प्रकार से भावनाएं जागृत होती हैं, उनको लेकर ऐसे व्यक्तियों को ये हमेशा शिकार बनाते हैं, क्योंकि इनके आगे पीछे इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इनको लेकर रिपोर्ट लिखने वाला कोई नहीं है, इसलिए इनका बलात्कार करते हैं। और अधिकतर जो व्यक्ति हैं वो जो है पुलिसकर्मी होते हैं, क्योंकि वो अपनी धौंस जमाते हैं, डरा धमका कर जो है इन पर अत्याचार करते हैं। ऐसे केसेस जो हैं ज़्यादा मामलों में पुलिस वालों का ही नाम सामने आया है। केवल पुलिस वाले ही नहीं, समाज के भी कुछ लोग हैं जो इनका बलात्कार वगैरह करते हैं, चाहे वो बचपन से लेकर, और फिर बाद में इसी तरह से वो धीरे धीरे जो है देह व्यापार में चले जाते हैं, जो सेक्स वर्क में चले जाते हैं, उनको मजबूर कर दिया जाता है। अब और एक भ्रांति जो आप लोगों को शायद होती होगी कि अगर ये मरते हैं तो मरने के बाद इनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। तो आप लोगों ने शायद सुना होगा कि इनको रात में अंधेरे में किसी को न दिखते हुए इनको ले जाते हैं, सुनसान, मतलब कोई आवाज़ नहीं करते हैं, चप्पलों से उनको मारते हैं, पीटते हैं। तो तरह तरह की जो बातें हैं, अफवाहें हैं, ये सच्चाई नहीं है। होता भी होगा, लेकिन वो बहुत पहले की बातें होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन बात को खारिज किया है जब हरियाणा के एक वहाँ पर
जो वहाँ की गुरु हैं उनसे मैंने बात की तो उन्होंने इसको खारिज किया। उन्होंने कहा कि साहित्यकार जो लिख रहा है मनगढ़ंत बातें हैं, वो कल्पना के आधार पर लिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। उन्होंने इस प्रकार से इस बात को खारिज करने की बात कही। या फिर मैं जब महाराष्ट्र में नागपुर गया था तो उन्होंने भी यही बात कही कि अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो हमारे आस पड़ोस के मोहल्ले में जो लोग हैं उनसे आप जाकर पूछ सकते हैं। हमारे जो कोई व्यक्ति का या कोई गुरु जो है किसी की मृत्यु हो जाती है उम्र हो जाने के बाद, तो सामान्य व्यक्ति की तरह ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने अभी कहा था कि दिल्ली में उनके लिए अलग से वहाँ पर है, उनके कब्र वहाँ पर है, हैदराबाद में उनके कब्र बने हुए हैं, उनके लिए अलग से जमीन सरकार ने दी रखी है। तो वैसे जो है अंतिम संस्कार को लेकर एक जो भ्रांति है लोगों के बीच में, जो मन में पहले से ही बिठाई रखी है कि उनके अंतिम संस्कार अलग तरीके से होते हैं, जूतों से मारना, चप्पलों से मारना, वो एक अफवाह है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। लेकिन लोग इसी बात पर अधिक विश्वास करते हैं। फिर बाद में अगर हम इस सोसाइटी की बात करें या हम इस समाज से बात करें, ट्रांसजेंडर जो है लोगों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, इस समाज से वो क्या चाहते हैं, तो एक तरह से हम यही वो नाला सुपारा में एक डायरेक्टर है विनोद जो है वो कहता है कि भविष्य में जो ट्रांसजेंडर वगैरह जो आ रहे हैं उन लोगों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जितनी समस्या समाज की है समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक समस्या है उनके परिवार को भी लेकर है। अगर परिवार उसको एक्सेप्ट करती हैं, परिवार अगर उसके अधिकारों को लेकर लड़ती हैं, उसको सारे अधिकार देती हैं, समाज से लड़ने का अगर वो साहस रखते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी या कोई जो आस पड़ोस के लोग जो हैं उनकी हिम्मत कभी ये नहीं होगी कि उनके ऊपर वो उंगली उठाए। क्योंकि अपने ही लोग अगर आप पर विश्वास नहीं दिखाते हैं, आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है तो बाहर के व्यक्ति तो फिर आपको टारगेट करेंगे। वैसे ही वो एक तरह से आह्वान करते हैं, एक तरह से एक विनती करते हैं लोगों से, समाज से या माता पिता से, कि अपने घर में जिस प्रकार से लड़के को स्वीकार किया जाता है, लड़की को स्वीकार किया जाता है, वैसे ही एक ट्रांसजेंडर बच्चे को भी स्वीकार करना चाहिए। जब परिवार उसको सपोर्ट में रहेगा, उसको सारे अधिकार देगा, एक बच्चे के रूप में, एक संतान के रूप में अगर उसका लालन पालन करेगा, तो समाज भी धीरे धीरे जो है उसको स्वीकार करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि समाज जैसे पहले से चलते आ रहा है वैसे ही उनके साथ फिर ट्रीट करते रहेगा, वही व्यवहार जो उनके साथ होता रहेगा। फिर बाद में अगर हम बात करें आजकल के जो ट्रांसजेंडर है, उन्होंने बहुत सारे जो लोग हैं पढ़ लिख कर शिक्षा के माध्यम से अपने आप को सक्षम बनाया है। क्योंकि ट्रांसजेंडर जो है उनके सामने देखिए पहचान तो है नहीं, उनके पास कोई पत्र नहीं है, शिक्षा से वो लोग वंचित हैं, समाज ने उनको कोई अधिकार नहीं दिया है। समाज सबसे बड़ी जो समस्या है समाज की है, क्योंकि समाज उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो बहुत सारे जो अधिकार एक मनुष्य को होने चाहिए या मिलने चाहिए उससे वो वंचित हो जाते हैं। उनमें से एक जो बड़ी समस्या है शिक्षा की है, क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा के माध्यम से हर कोई व्यक्ति जो है अपने आप को उन्नत कर सकता है, विकास के मार्ग पर वो बढ़ सकता है। या आप ये कहे कि जो अपने लाइफ में जो कुछ वो करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो वो कर सकता है। लेकिन शिक्षा अगर उसको सही समय पर नहीं मिलती है तो अपने अधिकारों से भी वो वंचित हो जाता है। ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स उनके सामने आई हैं, फिर भी उनको फेस करते हुए, स्ट्रगल करते हुए अपने लाइफ में जो कुछ ट्रांसजेंडर जो है वो सामने उभर कर भी आए हैं। उनमें से एक राजनीति को भी लेकर अगर हम बात करते हैं तो शबनम मोसी जो हैं, पहली बार 1998 में या 2002 के आसपास जो है वो वहाँ पर महापौर के रूप में वहाँ पर मतलब इलेक्शन में जीत कर वो आई है। भोपाल जो एक वहाँ है, वहाँ महानगर पालिका में अध्यक्ष के रूप में वहाँ जीत कर आई थी। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई ट्रांसजेंडर हो जो राजनीति में जीत कर वहाँ पर समाज कार्य में उन्होंने अपना योगदान दिया है। शबनम मोसी पर एक फिल्म भी बनी है, अगर आपको टाइम हो कभी यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, उनकी बायोग्राफी बनी हुई है इसी नाम से, शबनम मोसी नाम से, और उसमें ट्रांसजेंडर जीवन के बारे में भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। फिर बाद में तमिलनाडु की एक भरतनाट्यम सीखती हैं, कथक जिसको हम बोलते हैं। वैसे बहुत सारे जो कल्चर के माध्यम से, या हम ये कहें कि जो भरतनाट्यम वगैरह संस्कृति है जिसको हम वो जप रहे हैं, उसके माध्यम से उनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है एक ट्रांसजेंडर को। और एक मनोबी बंदोपाध्याय, शायद पश्चिम बंगाल से अगर आप कोई हैं
तो आप शायद जानते होंगे कि मनोबी बंदोपाध्याय जो हैं शिक्षा के माध्यम से वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ी। अब वो एक हाई स्कूल में प्रिंसिपल बनी पश्चिम बंगाल में। लेकिन समाज ने उनको एक्सेप्ट किया, बट 1-2 साल बाद फिर समाज ने उनको उंगली उठाई। फिर समाज ने कहा कि जिस स्कूल में एक ट्रांसजेंडर पढ़ाता हो, ट्रांसजेंडर के पास ये सारे अधिकार हो, उस स्कूल में हम लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। इस प्रकार की समस्या वहाँ पर उभर कर आई थी, तो उन्होंने वहाँ पर फिर रिजाइन भी दिया। आप लोगों ने सुना होगा कि मनोबी बंदरबाई पहली प्रिंसिपल बनी है, उनको ये सम्मान तो मिला है, लेकिन उन्होंने रिजाइन भी क्यों किया है, इसके पीछे की समस्याएं क्या आई थी, ये भी हमें समझने की जरूरत है। फिर बाद में जोईता मंडल जो है एक अदालत में वो एक न्यायाधीश के रूप में वहाँ पर एक बनी हुई हैं, जिसको हम वकील बोलते हैं, वकील के रूप में वहाँ पर उभर कर आई है। और बहुत सारे जो लोग हैं पुलिस में, आर्मी में, पीएसआई के रूप में अपनी सेवा भी वो दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी है, नागपुर में वगैरह, गंगा कुमारी राजस्थान में है, कानपुर में एक वो पार्षद बनी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर है वो अपने आप को सक्षम बना रहे हैं। और जिस प्रकार से अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है समाज, फिर भी उसको वो फेस करते हुए वो आगे आने का काम कर रहे हैं। ये कुछ बातें जो हैं उनको लेकर थी। अब जो मानवाधिकार की अगर हम बात करते हैं, तो जिस प्रकार से हमें इस समाज में रहने के लिए, जीने के लिए जो कुछ भी हमें अधिकार मिले हैं, उसी प्रकार ट्रांसजेंडर के लिए भी सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं। उनके उत्थान के लिए, एक तरह से उनको विकास के मार्ग पर लाने के लिए कार्य करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कुछ मात्रा में जो है वो बातें जो हैं कागजों पर ही ज़्यादातर रही हैं, क्योंकि समाज के बारे में भी सोचना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो सरकार जो है इस पर थोड़ा धीरे से क्यों न हो, लेकिन काम कर रही है। तो पहली बार जो है पहली बार मतदान करने के लिए जो इलेक्शन वोटर आईडी जिसको बोलते हैं 1993 में बना था, लेकिन लोग जो है इनके बारे में नहीं जानते थे, और ये भी लोग समाज से दूर रहते थे, इसलिए समाज से कोई लेना देना नहीं था, कौन जीत कर आ रहा है, क्या करना है बोलकर ये भी मतदान से वो वंचित रहे। सरकार ने एक पहल की थी, इनको एक पहचान पत्र मिले, लेकिन वो वहाँ पर सफल नहीं हो पाए। लेकिन जब शबनम मोहसिन मेयर बनी, तब से ये लोग इंटरेस्टेड थे। फिर पहचान पत्र के रूप में कुछ उनको या कुछ जो कार्य जिनको जो दिया जा रहा था, उस कार्य को लेकर ये काम कर रहे थे। फिर बाद में जो थर्ड जेंडर की मान्यता जो है अब तक इनको नहीं मिली थी। जैसे कि हम हिंदी की अगर बात करते हैं तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात करते हैं। जैसे संस्कृत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग है, जैसे कन्नड़ भाषा के हैं तो आप लोग जानते होंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग है, मराठी में भी है। तो बहुत सारे इसमें जो 3 लिंगों की मान्यता है, लेकिन हिंदी में 2 ही मान्यताएं हैं। वैसे ही आप जब कभी सरकारी कागजों पे आपने देखा होगा, कहीं फॉर्म फिल करते होंगे, तो वहाँ पर मेल और फीमेल होता है। अब उसके सामने जो है अदर का भी ऑप्शन आ रहा है या ट्रांसजेंडर का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो सरकार ने कहीं ना कहीं उनको एक जो सम्मान या एक तरह से मान्यता जो है उनको अलग श्रेणी के रूप में उनको दिया है। और ये जो है कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय के बाद इनको ये अधिकार प्राप्त हुआ है। इसके पहले इनको एक जराशय जिसको हम बोलते हैं, जो अपराध वगैरह करने की बात करते हैं, उस कैटेगरी में इनको रखा गया था। फिर बाद में वो लेस्बियन, गे वगैरह जो है समलैंगिकता को लेकर 2018 में इनको मान्यता दे दी गई है। अब गे भी शादी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। उसी तरह जो है ट्रांसजेंडर उनसे बिल्कुल अलग है। ट्रांसजेंडर के लिए 2014 में इनको ये मान्यता मिली है। कुछ राज्य सरकार ने 2014 से ही उसको लागू कर दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक नहीं हो पाया। केंद्र सरकार इसको लेकर अभी कार्य कर रही है। अब जब कभी कोई काम करते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर मेल फीमेल के साथ आपको थर्ड जेंडर दिखाई देता है। लेकिन कुछ बातें जो हैं कहीं कहीं पर जो हैं केवल 2 ही लिंग वहाँ पर आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके सामने समस्या आती हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर भी अब पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। तो वो किस श्रेणी के माध्यम से वो अपने आप को किस श्रेणी के माध्यम से वो आगे बढ़ सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देकर मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करूँगा। समय भी हो चुका है। तो एक व्यक्ति जो है अभी राजस्थान है, वो मुझसे कांटेक्ट करता है, बात करता है। वो कहता है अभी ग्रेजुएशन कर रहा है और वो किसी समुदाय से मिला हुआ नहीं है, और वो कहता है कि एक लड़के के रूप में मेरा जीवन है, लेकिन मैं अपने आप को अंदर से लड़की मानती हूँ। और उसका नाम जो है एक तरह से हर्षा रखा है।
हर्षा अब लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। अब वो अपने आप को हर्षिता समझता है, वो बोलता है कि मेरा नाम हर्षिता है। तो वो बातचीत के दौरान अब वो प्यार से हम लोग बात करते हैं, वो बताता है कि स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या होता था, और वो किस तरह से वो अपने आप को सक्षम बनाना चाहता है। और उसके सामने भी ये प्रॉब्लम थी कि अब तक उसके पास जो सर्टिफिकेट हैं वो सारे मेल के रूप में, लेकिन वो ट्रांसजेंडर जिस प्रकार से सरकार इनके लिए कार्य कर रही है या आरक्षण की बात कर रही है, तो आरक्षण इनको कैसे मिलेगा? आरक्षण तभी इनको मिलेगा जब ये ट्रांसजेंडर का इनके पास कोई सर्टिफिकेट हो। इसलिए वो सर्टिफिकेट को लेकर वो चिंतित था। तो मैंने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तब तक आप जितना कुछ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई जो है उसको कंप्लीट कीजिए। हार्मोन्स को लेकर जो वो अभी ट्रीटमेंट कर रहा है, फिर वो चाहता है कि पूर्ण रूप से वो महिला बने, एक लड़की के रूप में अपना जीवन बिताए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि गलत शरीर में उस आत्मा को एक तरह से जकड़न में रखा जाता है, या एक अगर उसने शरीर पाया है तो उसकी आत्मा जो है उसमें बंधी रहती है, उससे वो मुक्ति दिलाना चाहते हैं वो, या उससे वो मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए कुछ ट्रीटमेंट अभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। उन अस्पतालों में जो चिकित्सा के माध्यम से जो कुछ भी उनको मिल रहा है, जो हार्मोन्स को लेकर हो, चाहे वो टैबलेट्स हो, दवाइयाँ हो, चाहे वो ऑपरेशंस क्यों न हो, उसके माध्यम से वो धीरे धीरे जो है अपने आप को बदल रहे हैं। अब वो ट्रांसजेंडर अब वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उनके ट्रांसजेंडर जो है उनकी अलग शरीर भी वहाँ पर बन जाती है। कुछ बातें जी, बहुत सारी बातें इन पर हम कर सकते हैं, लेकिन समय का यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा। बहुत सारी बातें छूट गई हैं जिसको लेकर हमें बात करनी चाहिए थी, लेकिन जो मूल बातें जो ऊपर हम जितना हमें समझना चाहिए इतना मैंने बताने की कोशिश की है। अगर बोलने के समय अगर कुछ मेरी गलतियाँ हुई हो, मैंने कुछ गलत कहा हो, तो आप मुझे क्षमा कर सकते हैं, क्षमा कीजिए। और जो कुछ आपको इनमें से जो आपके नॉलेज के लिए या आपको लगता हो कि हाँ ये चीज़ें हमें सीखने को मिली है या इनके प्रति हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तो वो ज़रूर आप उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उसमें लागू कीजिए। और उनके प्रति जो एक तरह से मूल रूप से अगर हम कहें तो उनके साथ जो एक तरह से जो ट्रीट करते हैं, उनके साथ जो हमारा व्यवहार होगा, जो रवैया हम लोग अपनाते हैं, उसको थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए। उनको एक मनुष्य के रूप में आप उसको देखिए, समझिए, फिर उसको कहीं ना कहीं अपनापन जो वहाँ पर महसूस होगा, और उनका भी एक तरह से जो व्यवहार है वहाँ पर आपको अलग से देखने को मिलेगा, उनका भी बदल जाएगा। क्योंकि जैसा आप करते हैं वैसा ही आगे वाला व्यक्ति आपके साथ व्यवहार करता है। तो ये कुछ अपने आज के मेरे शोध के माध्यम से कुछ जो बातें थी मैंने आपको यहाँ पर कही हैं, और ये मुझे अवसर प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम मैं आशीष जी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी बात यहाँ रख सकता हूँ। इसका मुझे उन्होंने अवसर दिया, ये मौका दिया। इसके साथ जो मैं नाम भूल रहा हूँ, हिंदी विभाग के जो मैडम हैं, फिर बाद में अतुल कुमार जी हैं, फिर हमारे कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उन्होंने अनुमति दी है, इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और सारे लोग जितनी शांति से मुझे सुन रहे थे, आपका भी विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे शांति से और धैर्य से मुझे सुना है। सभी का विशेष रूप से आभार, धन्यवाद।